नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हेल्थ फर्स्ट में हम ऐसे ऑर्गन को लेकर बात करेंगे जिसे आप नज़रअंदाज करते हैं, सामान्य तौर पर लेते हैं, लेकिन दिक्कतें जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आम आदमी को हो सकती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं ईयर को लेकर, यानी हमारे कानों को लेकर। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कंसल्टेंट ENT एंड हेड नेक सर्जरी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर दीपांशु गुरनानी जी। दीपांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद श्वेता। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे, कान को लेकर कौन सी बीमारियां, कौन सी दिक्कतें हैं जो आमतौर पर नजर आती हैं या पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? जी, अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स, जैसा आपने कहा कि नज़रअंदाज करते हैं इन दिक्कतों को। कान की जो कॉमन दिक्कतें हैं उनमें सबसे पहले कान बहना, कान में से मवाद आना, कम सुनाई देना। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कान के अंदर सनसनाहट रहती है या फिर घंटियों की आवाज़ आती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए पेशेंट्स ओकेजनली हमारे पास OPD में आते हैं। तो इन पेशेंट्स को रादर देन ये निगलेक्ट करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है और इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। जी, आजकल डिस्क कल्चर, एयरफोन कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर दूसरे इंसान को हम देखेंगे कि नॉर्मल नहीं, वो हेडफोन लगा के या फिर डिस्क कल्चर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं। ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे कानों के लिए होता है? ये जो आपने टर्म दी हेडफोन कल्चर, बहुत कॉमन है। आप अगर अपने किसी बैंक में जाएंगे या फिर बस में जाएंगे या ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, आप देखेंगे ओकेजनली जो हमारे युवा हैं कान के अंदर ईयरफोन्स लगा के हमेशा घूमते रहते हैं। कान के अंदर जब लंबे टाइम तक ईयरफोन्स का एक्सपोजर रहता है, उससे हमारे कान के अंदर की जो नर्व है उसमें डैमेज हो सकता है, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3, 4, 5 साल में जो सुनाई की शक्ति है वो कम हो सकती है। जिसके जो अर्ली साइंस होते हैं वो रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर होता है, जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में टिनेटस बोलते हैं, जिससे पेशेंट को इनिशियल से ही एहसास हो जाता है कि उनकी नस को डैमेज होना शुरू हो गया है। तो ये स्ट्रिक्टली नॉन एडवाइजेबल रहता है। प्लस आपने देखा होगा जो क्लब कल्चर आजकल चला है, उसके हिसाब से कई लोगों की आदत होती है कि जो बिल्कुल स्पीकर्स हैं उनके पास में जाके वो लोग एंजॉय करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिससे कान में एक परमानेंट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और ईयर की जो प्रॉब्लम्स है, जिस तरह से आपने बोला परमानेंट डैमेज, लेकिन ये शुरुआत होती है धीरे धीरे, और जब ये धीरे धीरे शुरुआत होती है तब व्यक्ति समझ नहीं पाता है, आपको समझ नहीं आता है कि क्या है। किस तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इस तरह की ईयर प्रॉब्लम्स के लिए? देखिए, जब कान में इनिशियल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कान बहना हुआ या सुनाई कम देना हुआ, तो मोस्टली लोग इस चीज़ को या तो निगलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा घर में कई लोग थेरेपीज में कान में तेल डालते हैं, या फिर कान में कुछ लोग कुछ एक पाउडर डालते हैं। कई अभी रिसेंटली मेरे एक पेशेंट थे जो कान में कोयले का पाउडर डाल के आए थे। तो उस चीज़ से कान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नुकसान हो जाता है, जिससे कान का जो पर्दा है उसमें नुकसान हो सकता है, कान के अंदर की हड्डियों में नुकसान हो सकती है, और कभी कभार नस में भी परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इनिशियली हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि दवाइयों से जो दिक्कत है उसका सॉल्यूशन किया जाए। साथ में जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें सुनाई की जांच होती है, ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट का CT स्कैन, एक्सरे वगैरह कराया जाता है। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है तो कुछ केसेस में हम सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की दिक्कत किस हद तक बड़ी हुई है। बिल्कुल। ईयर सर्जरी कितनी प्रकार की होती है? कान की सर्जरी से नॉर्मल समझ में भी नहीं आता है कि कान में क्या सर्जरी होती है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन एट लास्ट सर्जरी ही होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली कान में जो सर्जरीज होते हैं वो डिपेंड करता है किस लेवल पर दिक्कत है। अगर बाहरी कान में दिक्कत है, उस चीज़ के लिए नॉर्मली हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर कान का पर्दा ख़राब है तो पर्दा बदला जा सकता है, जिसको हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। कान के अंदर की हड्डियां ख़राब हैं तो उन हड्डियों को बदला जा सकता है, जिस चीज़ को हम ऑसिक्युलोप्लास्टी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। कान के पीछे की हड्डी में गलाव होता है, उस गलाव को साफ़ करने की सर्जरी को मैस्टोडेक्टमी बोलते हैं। और कभी कभार कान के अंदर की जो हड्डियां हैं वो फिक्स हो जाती हैं, उस सर्जरी को हम लोग स्टेपिडोटमी बोलते हैं। तो इस तरीके की सर्जरी डिपेंड करती है कि पेशेंट को किस लेवल पर दिक्कत है, वो चीज़ हम लोग बाय इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आपने कहा कि जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं कान की दिक्कत को लेकर, उन्हें ऐसा लगता है घंटियाँ बज रही है, सनसनाहट सी है, ये किस वजह से होता है? और इसका क्या मेडिसिन से ट्रीटमेंट है या फिर और कोई? जी, एग्जैक्टली वही, जैसा हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि किस लेवल पर दिक्कत है। अगर बाहरी कान में दिक्कत है तो मोस्टली पहला ट्रीटमेंट दवाइयाँ होती हैं। इसमें एक चीज़ होती है जो घंटियों बजने वाली आवाज़, उसमें सडन SNHL बोला जाता है, मतलब एकदम सडन सुनाई देना बंद हो जाता है। ये आजकल एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है, स्पेशली इस सीज़न में। उसमें पेशेंट को इनिशियली 1 या 2 घंटे ऐसा लगता है कि जैसे कान में घंटियों की आवाज़ आ रही है, और अगले 5-6 घंटों में सुनाई बिल्कुल चली जाती है। उस चीज़ का ट्रीटमेंट इज़ एन इमरजेंसी। अगर वो चीज़ हम पहले 72 घंटे में डायग्नोस करके ट्रीट कर देते हैं
तो ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स का नर्व डैमेज बच जाता है। लेकिन यही पेशेंट्स अगर वो 72 आवर्स की विंडो से बाहर हो जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में जो नर्व डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। सिमिलरली अगर किसी पेशेंट का कान का पर्दा फटा हुआ है, हम लोग उसको इनिशियल स्टेज में पकड़ लेते हैं तो जो सर्जरी का ड्यूरेशन और एक्सटेंट है वो छोटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो जो बीमारी है उसका ड्यूरेशन लंबा होता है, कुछ पेशेंट्स 20-20, 25-25 साल बाद हमारे पास आते हैं, उससे ओवरऑल जो डिजीज़ का एक्सटेंट है वो बढ़ जाता है, तो सर्जरी का टाइम भी बढ़ जाता है और जो हम लोग रिजल्ट्स देते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। अब अगर ये तय हो गया कि इस पेशेंट की सर्जरी करनी है, उसके लिए पेशेंट या उनकी फैमिली की तरफ से क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, सर्जरी के पहले भी, सर्जरी के बाद भी? देखिए, मोस्टली कान की सर्जरी में जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये थी कि हम लोग पेशेंट को सर्जरी से कुछ दिन पहले दवाइयाँ दें। 7 से 10 दिन का टाइम होता है जिसमें हम लोग कान के अंदर का इन्फेक्शन है उसको सुखा देते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक एडवाइस दी जाती हैं, जिसमें एक ये कि वो कान सूखा रखते हैं लगभग सर्जरी के 2 महीने बाद तक, कोई भारी वजन नहीं उठाते हैं, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, कोई एथलेटिक एक्टिविटी नहीं करते हैं। ये सब 8 वीक्स का ड्यूरेशन रहता है। पेशेंट, क्योंकि जो ईयर सर्जरीज होती हैं सब डे केयर सर्जरी होती हैं, पेशेंट ऑलमोस्ट सेम दिन छुट्टी लेके घर चला जाता है, तो ऐसे केस में पेशेंट को घर पर केयर रखनी ज़रूरी होती है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करे, रूटीन खाने पीने में थोड़ी सॉफ्ट डाइट ले, खट्टा और ठंडे से दूर रहे और जो कूलर और एसी की डायरेक्ट हवा से दूर रहे। ऐसे केस ये जब करते हैं तो ओवरऑल सक्सेस, जो सर्जरी के सक्सेस रेट्स हैं ऑलमोस्ट 95 to 98% हो जाते हैं। तो थोड़ा प्रिकॉशंस पेशेंट्स को रखने पड़ते हैं, जो बहुत बेसिक प्रिकॉशंस हैं। बिल्कुल, और कहते भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब दिक्कत हो गई, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट और सर्जरी तक की नौबत आती है, जैसे कि आपने कहा कई 20-25 साल बाद, तब तक समझ नहीं पाते, ऐसा लगता है कि जब तक चल रहा है, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। लेकिन बच्चों में इस तरह की दिक्कत ना हो, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है? पेरेंट्स कितने ज़्यादा इसे लेकर सजग रहें? देखिए, पेरेंट्स थोड़ा सा क्या है कि एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में आपने देखा होगा कि कई बार मदर्स बच्चों के कान में सफाइयाँ करने में लगी रहती हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट। अगर हमारे बुक्स या हमारी जो स्टडीज़ बताती हैं वो ये बोलते हैं कि कान इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, कान खुद की सफाई खुद करता है। बच्चों में स्पेशली कान की सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं उससे कान के अंदर पर्दे को नुकसान हो सकता है, अंदर की स्किन को नुकसान हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बच्चे को एक परमानेंट डैमेज दे सकती है, तो दैट इज़ स्ट्रिक्टली नॉन एडवाइजेबल। कुछ बच्चे जो स्विमिंग करते हैं उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि आप ईयर प्लग्स पहनकर स्विमिंग करें और स्विमिंग करने के बाद किसी ड्राई कपड़े से अपना कान पोंछ लें। और एक एडवाइस जो यूनिवर्सल है वो ये कि अपने कान की जो क्लीनिंग है वो किसी अनट्रेंड इंसान से ना कराएं, एक ENT डॉक्टर के पास ही जाएं जो इस क्लीनिंग करने के लिए ट्रेंड है। बिल्कुल, और ऐसे आपके OPD में बच्चे भी आते होंगे, बच्चों को लेकर पेरेंट्स पहुंचते होंगे, उनमें कौन सी दिक्कतें ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं? इस सीज़न में स्पेशली जो बच्चों में दिक्कत आती है वो है टॉन्सिल्स की और एडिनॉइड्स की। एडिनॉइड्स नाक के पीछे के जो एक मांस होता है उसको एडिनॉइड्स बोलते हैं, और टॉन्सिल्स हमारे गले में जो हम सब जानते हैं। ओकेजनली जो हमने देखा है कि आजकल इस सीजन में स्पेशली जो बच्चों में वो टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स की दिक्कत ज़्यादा है, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जिससे बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। टॉन्सिल्स की वजह से बार बार गला ख़राब होता है। एडिनॉइड्स की वजह से दिक्कतें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एडिनॉइड्स की वजह से बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, हमेशा खराटे लेता है, हमेशा उसका मुंह खुला रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल बच्चे का ग्रोथ हैम्पर करता है, क्योंकि एडिनॉइड्स की वजह से नाक के पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा परसिस्टेंट माउथ ब्रीदर हो जाता है, मतलब कंटिन्यूसली मुंह के रास्ते सांस लेता है। अब जैसे ही बच्चा मुंह से सांस लेता है तो बाहर के कीटाणु सीधा मुंह के अंदर जाते हैं, क्योंकि इसमें नाक का फिल्ट्रेशन वाला काम नहीं रहता है। ऐसे केस में क्योंकि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसको एंटीबायोटिक देने पड़ रहे हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ भी बच्चे का हैम्पर होता है, जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा है बार बार बीमार पड़ेगा, जो कि नॉर्मल फिनोमिनन नहीं है। तो और अभी आपने टॉन्सिल्स और एडनॉइड्स की बात की, ये क्या मौसम की वजह से, चेंज होने की वजह से ऐसा होता है, या फिर कुछ खान पान का भी इफेक्ट इसमें होता है? जी, मोस्टली इसमें जो फ़र्क पड़ता है वो इम्यूनिटी से फ़र्क पड़ता है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है उनमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पर जो मेन काम होता है वो होता है बाहर के पानी में बनी हुई चीज़ें लेना या फिर इन्फेक्टेड खाना खाना। जो फास्ट फूड कल्चर चल रहा है उसकी वजह से बच्चों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। लंबे टाइम तक पड़ी हुई आइस कंज्यूम करना, आइसक्रीम कंज्यूम करना, उससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। और सर्जरी को लेकर जिस तरह से आपने बात की, क्या मोस्टली माने कि सर्जरी टॉन्सिल्स और एडनॉइड्स
ही एक लास्ट कह सकते हैं स्टेप है कि फिर सर्जरी होना है, या फिर और कोई ऑप्शंस भी होते हैं? देखिए, इसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स को हम लोग विदाउट सर्जरी ही ट्रीट करने का ट्राई करते हैं, पर ऑलमोस्ट 10 से लेके 20% बच्चों में जिनमें जो गला ख़राब होने के सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है जिसकी वजह से उसका स्कूल मिस हो रहा है, रूटीन एक्टिविटी में परेशान हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग सर्जरी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। और अब क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, टेक्निक्स नई नई आ रही हैं, इसमें मेडिकल में भी बहुत सारी टेक्निक्स आ रही हैं, क्या रीज़न आप मानते हैं कि बाहर, इंडिया के बाहर जाने की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है, वो सब फैसिलिटी हमारे शहर में है, या हम नारायणा हॉस्पिटल की बात करें, किस तरह से ट्रेंड किया जाता है डॉक्टर्स? जी, मैं खुद भी यूएस में ट्रेन हो चुका हूँ इसी चीज़ के लिए। बेसिकली अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जो एडवांस्ड मशीन्स होती हैं जैसे कि लेज़र हो गया, माइक्रो डिब्राइडर हो गया, 3 चिप कैमरास हो गए, कॉबलेटर्स हो गए, सब कुछ हमारे पास नारायणा में अवेलेबल हैं जिससे हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट से फ़ायदा ये होता है, एक तो अपन जो डिज़ीज़ है उसको जड़ समेत निकाल पाते हैं। जो सर्जरी होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस, और सर्जरी के बाद रिकवरी का जो टाइम है दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू हाफ। मतलब ऑलमोस्ट ये मान लीजिए पहले जो टाइम 8 से 10 दिन लगता था अब 3 से 4 दिन ही रह गया है। तो जितना जल्दी पेशेंट रिकवर करता है उतना अपनी रूटीन एक्टिविटी में आ सकता है, इसीलिए ये सर्जरीज आजकल बहुत पॉपुलर हैं। बिल्कुल। और ये जो न्यू टेक्निक्स है ENT सर्जरी में, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत पॉपुलर भी है, क्या इससे रिकवर होने में भी कम वक्त लगता है अगर इनसे ट्रीटमेंट हुआ जाए, जो पुरानी टेक्निक्स और अभी नई की जी बात बिल्कुल। करें? जो भी हमारी नई स्टडीज़ आ रही हैं वो ये बोल रही हैं कि ऑलमोस्ट जो रिकवरी टाइम है हाफ हो जाता है, और पेशेंट को सर्जरी के बाद और सर्जरी के दौरान जो पेन होता है वो कम होता है, जो ब्लीडिंग होती है सर्जरी के टाइम पे ऑलमोस्ट 10% ही रह गई है, जिससे बच्चे का जो शरीर है, मतलब आप ये मानेंगे ये जो सर्जरीज़ हैं आज से 20-25 साल पहले ये वाली सर्जरीज हम 8-10 साल की उम्र से पहले नहीं रिकमेंड करते थे, क्योंकि तब ऐसे टूल्स नहीं थे कि वो इतनी जल्दी ब्लीडिंग रोक सकें। लेकिन आजकल ये सर्जरीज हम 3-4 साल तक के बच्चों में बहुत सेफली कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरीके के एडवांस टूल्स हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीपांशु, जिस तरह से आपने बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भी दिए, और बहुत सारे और भी सवाल हैं जिसके जवाब आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। हमारे साथ डॉक्टर दीपांशु गुरनानी हैं। दीपांशु, आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या प्रिवेंशन ज़रूरी है, सर्जरी के बाद भी क्या कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक अहम बात है, जब सर्जरी नाम सुनते हैं तो पेशेंट्स भी घबरा जाते हैं। क्या जब वो आते हैं तो उनको समझाने में भी ज़्यादा वक्त लगता है, या आपको लगता है कि अब समझदार हैं लोग और समझते हैं कि नहीं ये बेहतर है और जल्द से जल्द बस ठीक हो जाए? नहीं, रूटीनली जब भी पेशेंट, आप जैसे हम लोग नारायणा में काम कर रहे हैं, नारायणा में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स मोस्टली सर्जरी के लिए प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। अगर वो नहीं प्रिपेयर्ड होते हैं तो ऑलमोस्ट 25 मिनट टू 30 मिनट्स का उनका एक काउंसलिंग सेशन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट को सर्जरी क्यों चाहिए और सर्जरी से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि बेटर ये होता है कि पेशेंट को सर्जरी वाले में सारी इन्फॉर्मेशन हो। मोस्टली पेशेंट्स को हम लोग इंटरनेट के रेफरेंसेस भी देते हैं, जो भी पुरानी स्टडीज़ है वो भी देते हैं। कई केसेस में पेशेंट्स वो स्टडीज़ लेके भी आते हैं हमारे पास, क्वेश्चंस लेके, जिससे कि पेशेंट को के मन में जो डाउट रहता है हम वो सब क्लियर करने की कोशिश करके देते हैं। क्योंकि सर्जरी एक दिन की बात नहीं है, सर्जरी के बाद पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है उस चीज़ के बारे में भी पेशेंट को ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। तो हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं जब कोई पेशेंट हमारे से क्वेश्चन पूछता है और पेशेंट हमारे से कोई स्टडी कोट करके बताता है कि इस जगह पे इंटरनेट में ये लिखा हुआ है। हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इंटरनेट पर लिखा हुआ सब कुछ सही नहीं है। और वही चीज़ हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को सही सोर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे कि वो एक प्रॉपर गाइडेड जो सोल्यूशन है वो लेके जाए और पेशेंट को एक सही सलाह मिले। बिल्कुल। आपसे हेड नेक कैंसर के बारे में भी ज़रूर समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत है इसमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेशेंट की अगर संख्या की बात करें? देश में बहुत राइजिंग प्रॉब्लम है। हेड नेक कैंसर की बात करें तो हर साल 2 लाख नए पेशेंट्स हैं हमारे देश में। उसमें से भी लगभग 80,000 कैंसर के पेशेंट्स तो सिर्फ मुंह के कैंसर के हैं। जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बहुत ही यंग एज में, ऑलमोस्ट 20-25 साल की एज में भी लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न मैम टोबैको कंजम्पशन। जितना कॉमन टोबैको कंजम्पशन हो गया है, जितना पॉपुलराइज हो गया है और जितना इजीली टोबैको मिलता है, उसकी वजह से ये फाइंडिंग्स मिल रही हैं।
प्लस थोड़ा कैंसर को लेकर लोगों के मन में निगलेक्टिंग बहुत है। लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर मतलब लाइलाज बीमारी, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट है हम लोगों को समझाना है, क्योंकि आज के सिनारियों में कैंसर का ट्रीटमेंट हैज़ बिकम वेरी इजी। हमारे पास स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस हैं जिससे हम लोग पेशेंट को क्लियर कट स्टेज डिफाइन करके बता सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और कितना जल्दी हम इसको क्योर कर पाएंगे। लेकिन वो तो तभी पॉसिबल होगा डॉक्टर जब इनिशियल स्टेज में पेशेंट पहुंच जाए। अगर वो लास्टली स्टेज है तब तो फिर डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते कुछ, या फिर वो भी सिचुएशन है कि क्योर हो सकते हैं? बिल्कुल मैम, देखिए अगर स्टेज 1 की अपन बात करें ओरल कैंसर की, तो ट्रीटमेंट रेट ऑलमोस्ट 95% है, और स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज जो ट्रीटमेंट है अराउंड 55-60% रहता है। तो ऑलमोस्ट जो 40% का डिफरेंस है वो स्टेज पर ही है। इसलिए जितना अर्ली हम लोग पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, ओवरऑल पेशेंट को उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उतना उसके कैंसर फ्री होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओरल कैंसर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हम ओरल कैंसर में जैसे होठ का कैंसर हो गया, मुंह के अंदर की चमड़ी जिसको बकल म्यूकोसा बोलते हैं उसका कैंसर आ गया, जो जीभ है जीभ का कैंसर हो गया, जीभ के पीछे वाले हिस्से में टॉन्सिल्स का कैंसर, और उसके पीछे वाले हिस्से में जो स्वर पेटी है यानी कि बोलने का यंत्र जिसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं उसका कैंसर पॉसिबल है। बोलने का कैंसर मोस्टली स्मोकिंग वाले, जो बोलने का यंत्र का कैंसर है वो स्मोकिंग रिलेटेड रहता है, और जो आगे वाले जो कैंसर हैं वो मोस्टली तंबाकू कंजम्पशन से ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। थायराइड को लेकर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट पड़ रहे हैं, लेकिन थायराइड कैंसर, इस टर्म को ज़रा डिफाइन कीजिए और वो कितना ज़्यादा डेंजरस है? थायराइड कैंसर की जो नई स्टडीज़ आई हैं वो ये बताती हैं कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 1.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को थायराइड कैंसर्स हैं। थायराइड कैंसर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहता है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स फील नहीं होते जब तक बीमारी एडवांस स्टेज में नहीं आ जाए। जो एक ही सिम्टम वो पेशेंट को रहता है कि वो ये कि गले में पेशेंट को गांठ महसूस होती है या कोई लंप महसूस होता है। कुछ केसेस में पेशेंट को खाने पीने में और सांस लेने में दिक्कत होती है, पर मोस्टली थायराइड कैंसर एकदम साइलेंट तरीके से बढ़ता रहता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है लेकिन डायग्नोसिस उतना ही डिफ़िकल्ट। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें थायराइड में लंप है या गले में गांठ है तो उन्हें वो गांठ तुरंत चेक करवानी चाहिए। और थायराइड के भी पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर नॉर्मल हम थायराइड की बात करें, कितना सीरियसली इसे लेने की ज़रूरत है? क्या थायराइड से ही आगे थायराइड कैंसर है या फिर ये डिफरेंट है उससे? मैम डिफरेंट है। थायराइड में रूटीन पैथोलॉजीज जो कि हम दवाइयों से करेक्ट करते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जो कि आप बात करें ऑलमोस्ट 10% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन और 5% ऑफ मेल पॉपुलेशन में मिलती हैं। लेकिन थायराइड कैंसर बिल्कुल अलग है जिसके जो इंसिडेंसेस हैं वो लेस देन 1% ही है टोटल पॉपुलेशन में। थायराइड की जो रूटीन बीमारियां हैं जैसे कि थायराइड की कमी होना जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, या हाइपर थायराइड जिसमें थायराइड ज़्यादा हो जाता है, वो सब हम दवाइयों से करेक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में इन बीमारियों की वजह से थायराइड में गांठ भी हो जाती है जिसको सिंपल एक सर्जरी से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। टोबैको कंजम्पशन सबसे मेन आपने रीज़न बताया, यही वजह है यहाँ ओरल कैंसर की बात करें तो। लेकिन कई बार पेशेंट्स भी मिसगाइड होते हैं कि उन्हें लगता है कि थोड़ा दिक्कत है तो हम डॉक्टर्स के पास ना जाकर, और ऐसे कितने परसेंट ऐसे मामले भी आते हैं आप? जी ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग एक बार अगर कैंसर का डायग्नोसिस बताते हैं या हम लोग सस्पिशन करते हैं कैंसर का, तो पेशेंट डॉक्टर से हट के या तो रूटीन नीम हकीम वैद्यों के पास जाते हैं या फिर पेशेंट अपने रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूट्स है, कोई झाड़ा लगाने चला गया, कहीं पूजा आरती करने चला गया। हम पेशेंट्स को सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि अगर हम लोगों ने कैंसर डायग्नोस किया है, आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस चलाइए। हम आपके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट नहीं हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप भगवान में विश्वास मत रखिए, आप विश्वास रखिए, आपको जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो करना है वो करिए, लेकिन साथ साथ में हमारा ट्रीटमेंट चालू रखिए ताकि हम लोग एक साथ उस बीमारी का प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकें। बिल्कुल। और हेड नेक कैंसर की हम बात करें, ये किस एज ग्रुप के ज़्यादातर पेशेंट होते हैं? अगर हम इसे समझना चाहें कि जो आंकड़े आते हैं या जो नंबर्स आपके डिटेल्स में लिस्ट में होंगे भी हॉस्पिटल में। अर्ली 90s में ये डिजीज़ बहुत ओल्ड एज में कॉमन थी, मतलब 55, 60, 65 एज के आसपास। जो 2010 के बाद डेटाज आए हैं उसमें जो एवरेज एज है वो 23 से लेके 28 है। तो इसका मतलब जो हमारे पास कैंसर आ रहे हैं वो यूथ में हो रहा है, क्योंकि टोबैको कंजम्पशन यूथ में ज़्यादा हो रहा है।
और साथ में ये भी देखा गया है कि पहले का जो कैंसर था वो उतना एग्रेसिव नहीं था जो ये यूथ वाला कैंसर है। तो इस कैंसर के लिए से निपटने के लिए हम लोगों को जितना हम लोग अर्ली स्टेज में इंटरवीन करेंगे उतना ही हम लोग इस बीमारी पर काबू करने की क्षमता रख पाएंगे। बिल्कुल। आम जन से तो उम्मीद करते भी हैं कि वो हर चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें, और लेकिन डॉक्टर्स की बात करें या नारायणा हॉस्पिटल की बात करें, क्या अवेयरनेस के लिए भी कुछ आप लोगों के द्वारा किया जाता है कि लोग अवेयर रहें इससे लेकर? रूटीन हम लोग स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं, टोबैको अवेयरनेस वीक होता है, एक हेड नेक कैंसर वीक होता है हर साल जुलाई में, जिसमें हम लोग पेशेंट्स की फ्री स्क्रीनिंग करते हैं। कोशिश करते हैं हम लोग हर साल लगभग 10 से 12 कैंसर पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने का, जिसमें कुछ पेशेंट्स बेनिफिट उठा पाते हैं, क्योंकि कैंसर सर्जरीज थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत पुअर है, अनअफोर्डिंग है, तो उसमें हम लोग करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट का एक अच्छे तरीके से इलाज हो जाए। हमारी तरफ से हम पूरी तरह से इनिशिएट कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बने, लोगों के रिलेटिव से हम बात करते हैं, हॉस्पिटल में कैंप्स वगैरह लगते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। पर जो अवेयरनेस मेन बढ़ती है वो आपस में बात करने से बढ़ती है। तो आपस में अगर लोग एक दूसरे को पॉजिटिव मैसेज कन्वे करेंगे कि कैंसर है लेकिन साथ में ट्रीटमेंट संभव है, तो हमारी काफ़ी हद तक मुश्किल हल हो जाएगी। बिल्कुल। और ये अवेयरनेस को लेकर आप लोगों के द्वारा, लेकिन हम इससे पहले भी बात करते हैं स्क्रीनिंग को लेकर, जिससे समझता है कि छोटी दिक्कतें शुरू होती है कान में और उसके बाद हम इग्नोर करते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि स्क्रीनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? भले ही हम हेल्दी हों या हमें कोई दिक्कत ना हो, फिर भी कितने टाइम गैप में हमें कराना चाहिए स्क्रीनिंग? जैसा कि हमने पहले बात करी, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्क्रीनिंग हेड नेक कैंसर में आइडियली हम लोग सब में रिकमेंड करते हैं, सब एज ग्रुप्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अप टू 80। हर पेशेंट को हर 2-3 साल में एक बार मुंह और गले की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए अगर वो किसी भी तरीके का तंबाकू या स्मोकिंग करते हैं। रही बात कान की या हियरिंग की, हियरिंग में हम लोग यही बोलते हैं कि जो पेशेंट ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं नॉइजी इन्वायरमेंट को, जैसे कि डीजेज़ हो गए, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, इंडस्ट्री वर्कर्स हो गए, जो कॉन्टीन्यूसली मशीनों के आसपास में काम करते हैं, उन लोगों को हर 2-3 साल में अपनी कान की स्क्रीनिंग करवाते रहने चाहिए। स्क्रीनिंग की बात करें तो आजकल हम लोगों ने नारायणा में छोटे बच्चों का एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पर ही हम लोगों ने स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दिया है, जिसको हम लोग OAE बोलते हैं। उससे हम लोग एग्जैक्टली जन्म के टाइम पर ही बच्चे की जो हियरिंग है उसको मेजर कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि बच्चे को उस टाइम पे कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो हम लोग उसी टाइम पे उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। अगर वो चीज़ डिले हो जाती है तो उससे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी फ़र्क पड़ता है और वो बच्चा कभी नॉर्मल लीक के साथ नहीं आ पाता है। और एक और बात थी, जिससे हम बात कर रहे थे कि न्यू जनरेशन की बात कर रहे थे, ईयरफोन का कल्चर जिस तरह से बढ़ रहा है। अब हम जानते हुए भी हम ईयरफोन को यूज़ ना करें, ऐसा हो भी नहीं सकता। हम किसी को भी कहेंगे कोई मानेगा भी नहीं जब तक कि कोई इशू नहीं होता है। लेकिन क्या साथ साथ कोई ऐसा प्रिकॉशन है जो हर व्यक्ति ले सकता है कि हम ईयरफोन यूज़ भी कर रहे हैं, हेडफोन्स यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम प्रिकॉशन भी बरतें? ऐसा क्या हो सकता है? एक तो सबसे पहली बात, जो हम ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा लिमिट कर दें। अगर दिन में आप 45 मिनट से लेके 1 घंटा 1.5 घंटा इतना यूज़ करें तो वो दिक्कत नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी वॉइस मैक्सिमम ही रखें। अगर आप वॉइस 50-60% पर भी रखेंगे तो आप अपना जो म्यूज़िक है, जो मूवी है, वो प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकते हैं, तो वो एडवाइजेबल रहता है। अगर आप इन द ईयर जो कैनाल वाले यूज़ होते हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं हेडफोन्स, तो आपको ये एडवाइजेबल रहता है कि उनके जो बड्स हैं वो ऑलमोस्ट हर 3 महीने में एक बार चेंज करें, ताकि उससे बार बार इन्फेक्शन कान के अंदर ना जाए। और कोशिश करें कि जितना हो सके अपने जो ईयरफोन्स हैं वो कम ही यूज़ करें। बिल्कुल, ईयरफोन्स कम यूज़ करें, यानी लिमिट, उसके टाइमिंग की लिमिट हम कर सकते हैं। आप लोग की तरफ से ठीक है, कोशिश की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, या फिर आप हिदायत भी देते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन आम जन या युवा पीढ़ी की हम बात करें, जबकि आपने भी बताया भी, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 22 से 28 की कैटेगरी में ज़्यादा होते हैं जिन्हें अब ये इन चीज़ों को छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन आप एट लास्ट हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो सजग रहें, कैसे इन चीज़ों को अपने तक आने ही ना दें? देखिए, पीयर प्रेशर नाम की एक चीज़ होती है। मोस्टली हमारे जो युवा हैं वो स्मोक कर रहे हैं या तंबाकू ले रहे हैं इसीलिए कि उनकी संगत उस तरीके की है।
कोशिश करें कि अपने सर्कल को मोटिवेट करें कि थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। आजकल जितने युवा टोबैको कंजम्पशन और स्मोकिंग में हैं, उतने ही युवा अच्छी हेल्दी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में भी हैं। तो हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अच्छी नींद लें, प्रॉपर्ली पानी वगैरह पिएं, जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करें, कोशिश करें कि रूटीन अपनी जो एक्टिविटी है उसमें एक्सरसाइज वगैरह इन्वॉल्व करें, ताकि आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो कुछ इस तरीके का हो जाए कि आपको ये जो हैबिट्स हैं उनसे दूर रहना पड़े। रही बात कान वगैरह की, तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप अपने कान का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि कान की एक ऐसी दिक्कत है कि आप उसको तब तक निगलेक्ट करते रहते हैं जब तक बिल्कुल सर पे नहीं आ जाती है। तो अपने कानों का ध्यान रखें, रूटीन क्लीनिंग ना करें, कान के अंदर ईयरबड्स का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत अपने आसपास किसी डॉक्टर को दिखाएं। आजकल एलर्जीज़ भी बहुत कॉमन हो गई हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा धूल मिट्टी धुएं से दूर रहें। अगर आपको पॉसिबल है तो अपने घर में जो भी आपके पर्दे हैं, चद्दरें, उनको रेगुलरली क्लीन करें। तो अगर ये छोटी छोटी आदतें भी हम लोग रख पाएंगे तो उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये मदद मिलेगी कि जो इन चीज़ों से लॉन्ग टर्म में दिक्कतें होती हैं, लॉन्ग टर्म में ये दिक्कतें कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, उसके प्रिवेंशन के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते रहने चाहिए। बिल्कुल, इन छोटी बातों का ध्यान देना भी ज़रूरी है। डॉक्टर दीपांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत आपको है कि नोज़, ईयर या हम थ्रोट की बात करते हैं तो आप बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनसे कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, और ये सर्जरी या कैंसर तक ना पहुँचे उससे पहले प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और ये आपको ही करना होगा। चलिए इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।